नमस्कार, आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूरमठ लाल भाव विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूं रासायनिक बंधन का भाग 1। इस भाग में हमें देखना है कि रासायनिक बंधन की परिभाषा क्या है, रासायनिक बंधन किस उद्देश्य से बनते हैं वो हमें समझना है। रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होते हैं, 2 ही प्रकार होते हैं। तो इन दोनों प्रकारों की अलग अलग विशेषताएं क्या होती है वो समझना है, इनकी विशेषताएं क्या है वो देखनी है हमें। और साथ ही साथ विशेषताओं के साथ साथ इन दोनों प्रकारों में जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो भी हमें समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रासायनिक बंधन की सबसे पहले तो परिभाषा हमें समझनी है। तो हमें प्रकृति में पता है, हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग इस तरह से तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को अगर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखना है तो वो अपने ही तरह के किसी हाइड्रोजन के परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन गैस के अणु बनाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ऑक्सीजन को अस्तित्व बनाए रखना है तो ऑक्सीजन अपने ही तरह के दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। या तो फिर ओजोन भी हमें मिलता है, जो कि हमें प्रकृति में ओजोन स्तर के में मिलते हैं। तो ये ओजोन भी इसी तरह से 3 अलग ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर बनते हैं। अगर एक और उदाहरण लिया जाए, जैसे कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़कर पानी के अणु बनाते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि अलग अलग परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम के साथ क्लोरीन अगर जुड़ जाए तो हमारे घर का जो साधारण नमक है यानी सोडियम क्लोराइड वो मिल जाता है। अब देखिए कि अलग परमाणु जब आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं तो जरूर इनके बीच में कुछ ऐसी चीज हो रही होगी जिसके कारण से ये आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो आपस में इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिसके कारण से ये आपस में बंध जाते हैं, और उसी बंधन को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु जब आपस में एक दूसरे के पास आकर आकर्षण बल के कारण बंध जाते हैं आपस में और अणु बनाते हैं इस प्रकार से तो जो बंधन उस बल के कारण बन रहा है उन्हें हम रासायनिक बंधन कहेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल के कारण उत्पन्न होने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ गए तो उसमें NaCl में सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंधन। या तो फिर H2O में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन। देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मतलब 2 हाइड्रोजन बीच में 1 ऑक्सीजन किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से रासायनिक बंधन बनते हैं। अब सोडियम क्लोराइड का मैंने इस प्रकार से नहीं दिखाया है, उसका एक कारण है जिसको हम लोग आगे के भागों में समझेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग इस प्रकार से नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में इतनी बात तो बैठ गई होगी कि जब भी अणुओं का निर्माण करना है परमाणुओं की मदद से, तो परमाणु आपस में एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा खींचकर बांध देंगे, तो जो बंधन बनेगा उसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं रासायनिक बंधन क्यों बन रहे हैं। अब देखिए, प्रकृति में हर चीज को, हर तत्व को न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऊर्जा अतिरिक्त मात्रा में रहेगी तो वह वस्तु स्थायी नहीं रह सकती है। उसमें ऊर्जा अगर अतिरिक्त मात्रा में रही तो उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। मान लीजिए कोई भी एक तत्व है, इसमें अगर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा भरी रही तो ये कभी स्थायी नहीं हो पाएगा प्रकृति में। तो ये कोशिश करेगा अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकाल दे, और इसी बाहर निकालने की कोशिश में ये स्थायित्व को ग्रहण कर पाता है। स्थायित्व मतलब वो अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रख पाता है। अब तत्व किस तरह से स्थायी बने रहेंगे? तो
याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हर तत्व के जितने भी परमाणु हैं ये कोशिश क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं अपनी सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की, या तो फिर अगर पहली ही कक्षा है और वही आखिरी कक्षा भी है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाने की। उदाहरण उदाहरण है जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें पता है इसमें न्यूक्लियस के बाद एक ही कक्षा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एक ही कक्षा है और यही इसकी बाहरी कक्षा है, तो हाइड्रोजन इस कक्षा में ज्यादा से ज्यादा एक और इलेक्ट्रॉन को ला सकता है। और हाइड्रोजन को अगर स्थायित्व पाना है तो वो किसी तरह से कोशिश हमेशा ये करेगा कि इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा जो है वो पूरी तरह से भर जाए, और इसी कोशिश में ये अपनी बाहर वाली कक्षा को पूरी भरने की कोशिश में एक और इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, या तो फिर ये वाली कक्षा पूरा ही हटा देने की कोशिश करता है, यानी अपना ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने की कोशिश करता है। अगर एक और उदाहरण लें, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन का उदाहरण लें, तो हमें पता है कि क्लोरीन में 2 कक्षाएं होती है। इस तरह से अगर मान लीजिए ये क्लोरीन जहां पर लिखा हुआ है इस वृत्त के अंदर, ये हमारा क्लोरीन के परमाणु का नाभिक है, यानी उसका केंद्रक है। और इसके बाहर ये पहली कक्षा हुई और ये हो गई दूसरी कक्षा। हमें पता है क्लोरीन में 2 ही कक्षाएं होती है। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूं। मान लीजिए अगर हम लोग रंग बदल दें तो हमारे लिए पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए ये मान लीजिए पहली कक्षा है और ये है दूसरी कक्षा। तो हमारे पास क्लोरीन में सबसे बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर आवर्त सारणी को देखा जाए तो हमें पता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहर की कक्षा में। अब ये बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन अगर है बाहर की कक्षा में तो ये कोशिश क्या करेगा इस कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को भर देने का, ताकि इसको स्थायित्व मिल सके, और उसी कोशिश में ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से हमें समझ में ये आता है कि रासायनिक जितने भी रासायनिक नहीं, मान लीजिए जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे तत्व स्थायित्व पाने के लिए अपनी बाहरी कक्षा को पूरी तरह से भरने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में ये स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसका मतलब अगर किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा पूरी तरह से भर जाए तो इसका मतलब वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को कम कर रहा है किसी प्रकार से। तो ये हमें समझ में आता है कि रासायनिक बंधन का उद्देश्य क्या है। ये रासायनिक बंधन बनाकर अपनी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं सोडियम और क्लोरीन। याद कीजिए सोडियम की बाहर की कक्षा, सोडियम की सबसे बाहरी, अब देखिए मैं जितनी भी बार कक्षा यहाँ पे उतारूंगा तो मान लीजिए हम लोग उसकी बाहरी कक्षा ही उतार रहे हैं, चाहे उसमें 2 कक्षाएं हो, 3 कक्षाएं हो, 4 कक्षाएं हो, कितनी भी कक्षाएं हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा को ही उतार के दिखाएंगे। तो मान लीजिए सोडियम की ये सबसे बाहर की कक्षा है। हालांकि सोडियम में 2 कक्षाएं होती है हमें पता है, लेकिन मैंने बाहर की कक्षा उतार के दिखाई है। और उस बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और क्लोरीन के सबसे बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को देखिए मैं अलग रूप में दिखा रहा हूं। जिस तरह से सोडियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से दिखा रहा हूं, ताकि हमें समझ में आए कि ये किसी और परमाणु के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहर की कक्षा में दिख रहे हैं। अब सोडियम अपने आप में स्थायित्व पाना चाहता है और इस कोशिश में ये क्या करेगा, अपनी बाहर की कक्षा को पूरी तरह से वो
भरने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर बाहर की कक्षा भरनी है तो उसमें भी तत्व कोशिश ये करता है कि कितनी मेहनत उसकी कम हो। सोडियम की बाहर की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए सोडियम क्या करता है, अपने बाहर के कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ताकि उसके बाद वाली जो भी कक्षा है वो भरी हुई मिले उसे। तो इसने क्या किया, सोडियम ने स्थायित्व पाने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक उसी तरह से क्लोरीन बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेगा, किसी और के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको तो एक ही पाना है और एक इलेक्ट्रॉन लाना इसके लिए बहुत आसान है। तो ये सोडियम वाला ही इलेक्ट्रॉन आकर अगर यहां पर बैठ जाए तो सोडियम में आता है प्लस आवेश क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और क्लोरीन में आता है माइनस आवेश क्योंकि क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठा है। और इस कारण से इन दोनों में एक आकर्षण बल तैयार हुआ, और इस आकर्षण बल के कारण सोडियम और क्लोरीन जुड़ गए, तो रासायनिक बंधन बन गया। इसमें उद्देश्य यह था कि सोडियम की अतिरिक्त ऊर्जा जो है और क्लोरीन की अतिरिक्त ऊर्जा जो है ये कम हो जाए और कम होकर एक बंधन में रूपांतरित हो जाए, जिसके कारण ये लोग बंध गए। तो हमें क्या समझ में आता है कि रासायनिक बंधन जब बनते हैं तो जो भी परमाणु यौगिक के अंदर है उनकी अतिरिक्त ऊर्जा उस बंधन को बनाने में खर्च हो जाती है, और खर्च होते समय एक बीच में जो बंधन बन गया उसके कारण जो परमाणु है वो आपस में जुड़ गए और एक नया यौगिक बन गया। तो इसका मतलब रासायनिक बंधन का उद्देश्य क्या है, देखिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमें पता है। और परमाणु को स्थायी अवस्था तभी प्राप्त हो पाती है जब वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का त्याग करते हैं। अब देखिए, रासायनिक बंधन बनाते समय परमाणु अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, और ये ऊर्जा खर्च हो गई तो इस कारण रासायनिक बंधन में बंधे परमाणुओं की ऊर्जा कम हो जाती है, और अतः रासायनिक बंधन से बने अणु उसमें उपस्थित परमाणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु खुद में जितना स्थायी होगा उससे कहीं ज्यादा स्थायित्व सोडियम क्लोराइड के अणु में होता है। मतलब प्रकृति में सोडियम अकेला पाया जाए या क्लोरीन अकेला पाया जाए, इसकी संभावना जितनी होगी उससे कहीं ज्यादा संभावना होती है सोडियम क्लोराइड के आपस में इकट्ठा पाए जाने की। तो इसका मतलब इसमें जो ऊर्जा है अधिक है, लेकिन कुल मिला के इसमें जो ऊर्जा है वो कम है। क्यों? क्योंकि वो जो अतिरिक्त ऊर्जा थी वो बीच के बंधन को बनाने में खर्च हो गई, जिसके कारण से ये दोनों स्थायित्व पा सके। इस कारण से रासायनिक बंधन से बने अणु उसमें उपस्थित परमाणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मतलब ये जो अणु है, ये अणु अलग अलग परमाणुओं की तुलना में ज्यादा स्थायी है। तो इस तरह से हमें उद्देश्य समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय आदर्श या विरल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये लोग बहुत स्थायी होते हैं, ठीक है। लेकिन हर गैस तो स्थायी नहीं होता। अच्छा, निष्क्रिय गैस क्यों स्थायी होता है? क्योंकि आपको पता है कि निष्क्रिय गैस के सबसे बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, या तो फिर हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो स्थायित्व पाना है तो ये जरूरी है कि उनकी बाहर की कक्षा भरी रहे। तो हीलियम की बाहर की कक्षा भरी है, क्यों? क्योंकि उसमें तो एक ही कक्षा है और उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, और बाकी लोग पूरी तरह से बहुत स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जितने भी प्रकृति में दूसरे तत्व हैं वो लोग, उनमें उनकी बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करके
इस अवस्था को पाते हैं, मतलब सबसे बाहर की कक्षा को भरने वाली अवस्था को पाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको हाइड्रोजन का उदाहरण बताया था कि प्रकृति में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाना जितना संभव है, उससे कहीं ज्यादा संभव है हाइड्रोजन गैस का पाया जाना। अब थोड़ा सोचिए, हाइड्रोजन में कितनी कक्षाएं होती हैं? हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है, उस कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को अगर स्थायित्व पाना है तो वो अपनी इस इकलौती कक्षा को पूरी तरह से भरने की कोशिश करेगा। तो इस पूरी तरह से भरने की कोशिश में उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब किसी दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु को देखिए। इस हाइड्रोजन के साथ भी वही समस्या है कि इस हाइड्रोजन को अगर स्थायित्व पाना है तो इसको भी अपनी इकलौती कक्षा में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दो हाइड्रोजन अकेले अकेले नहीं रह सकते, लेकिन अगर किसी तरह से ये दोनों आपस में पास आ गए तो क्या होगा? तो ये होगा कि हाइड्रोजन ये वाला और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे। और साझेदारी करने का मतलब ये है कि साझेदारी मतलब अगर किसी चीज में साझेदारी होती है तो मतलब साझेदारी में भाग लेने वाले सभी लोगों के पास वो चीज, उस चीज का बराबर का अधिकार होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने साझेदारी कर ली अपने इलेक्ट्रॉनों की। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हाइड्रोजन मानेगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही, साथ ही साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इसी का है। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन की आपूर्ति हो गई बाहर की कक्षा में। मतलब इस हाइड्रोजन को बाहर की कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और उसने अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपना माना, किसी और के इलेक्ट्रॉन को भी साझेदारी में जाने के कारण अपना मान लिया, इसलिए इसको स्थायित्व मिल गया। ठीक इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को तो वो अपना ही रखता है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी वो अपना मानता है, और इस कारण से इसके भी बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो हो गए। और इस तरह से ये आदर्श गैस या निष्क्रिय गैस वाली शर्त पूरी हो गई जो कि स्थायित्व पाने के लिए जरूरी होती है। और यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में ज्यादा स्थायी है। बात आपके समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के में दोनों हाइड्रोजन ये अवस्था में है कि उनकी बाहर की कक्षा यानी उनकी इकलौती कक्षा में, वो इकलौती कक्षा जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, तो इसलिए ये स्थायित्व पा सकती है, जबकि अकेले अकेले हाइड्रोजन के परमाणु स्थायित्व नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से मैंने आपको सोडियम और क्लोरीन के उदाहरण में बताया था कि, और मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी बार मैं किसी परमाणु के आसपास गोला बनाऊंगा आप उसको मानेंगे वो उसकी सबसे बाहर की कक्षा है। ठीक है? तो सोडियम में दो कक्षाएं होते हुए भी क्या हुआ? सॉरी, सोडियम में तीन कक्षाएं हैं, पिछली बार भी मैंने दो कक्षाएं बोली थी शायद। तो सोडियम में तीन कक्षाएं होते हुए भी मैंने उसकी सबसे बाहर की कक्षा को उतारा है। ठीक है? और क्लोरीन में भी तीन कक्षाएं होते हुए भी मैंने उसकी सबसे बाहर की कक्षा को उतारा है। तो सबसे बाहर की कक्षा में सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और क्लोरीन की सबसे बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ही है सबसे बाहर की कक्षा में, तो वो क्या करेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, निकाल कर इसमें डाल देगा, जैसा कि हमने देखा था। तो सोडियम का प्लस आयन बनेगा, क्लोरीन का माइनस आयन बनेगा, और इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या होगा? बंधन बन जाएगा। लेकिन इस बंधन को बनने के लिए करना क्या पड़ा? इसकी सोडियम की बाहर की कक्षा में पूरी तरह से भरे हुए इलेक्ट्रॉनों वाली अवस्था को लानी पड़ी, और क्लोरीन के भी बाहर वाली कक्षा में पूरी तरह से भरी हुई इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था को लाना पड़ा। मतलब निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश हो रही है हर परमाणु द्वारा। और मैंने आपको यह बताया था कि हर परमाणु की कोशिश यही रहती है कि वो अपनी बाहर की कक्षा को पूरी तरह से भर ले इलेक्ट्रॉन से।
इसका मतलब वो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, और वो कोशिश सफल तभी होगी जब उनके बीच में रासायनिक बंधन बन रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि इनकी बाहर की कक्षा पूर्ण रूप से किनकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये लोग, इनकी बाहर की कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होने के कारण, इनका पूरी तरह से भरी हुई होने के कारण ये लोग स्थायी होते हैं, है ना। तो यही कारण है कि ये लोग स्थायी होते हैं। तो अतः बाहर की कक्षा में 8 या हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह किसी परमाणु को स्थायित्व प्रदान करता है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। तो इसलिए प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, और रासायनिक बंधन में बनते समय परमाणु अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण द्वारा समझाया था, हाइड्रोजन में या तो फिर सोडियम क्लोराइड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार से रासायनिक बंधन का उद्देश्य क्या है? रासायनिक बंधन का उद्देश्य है स्थायित्व लाना, और स्थायित्व लाने के कारण ही रासायनिक बंधन बन रहे हैं। और ये स्थायित्व लाने के लिए क्या क्या होता है? या तो साझेदारी हो रही है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार के घटनाएं होती हुई दिख रही है हमें। तो कोई भी घटना हो, हमें दिख रहा है कि रासायनिक बंधन बन रहे हैं, और रासायनिक बंधन बनते समय ऊर्जा कम हो जा रही है हर परमाणु की, और इसी के कारण स्थायित्व आ रहा है। और यही उद्देश्य है रासायनिक बंधन का, कि वो स्थायित्व ला सके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने सीख लिया कि रासायनिक बंधन का उद्देश्य क्या है। अब हमें देखना है रासायनिक बंधन के प्रकार क्या है। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए थे, एक है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, और एक है सोडियम क्लोराइड का। और मैंने आपको यह समझाया था कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु किस प्रकार से स्थायित्व पाते हैं। ये हाइड्रोजन मान लेता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, ये भी इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन के लिए बाहर की कक्षा पूरी तरह से भर गई। और ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन को तो अपना मानता ही है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपना मानता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गई? साझेदारी हुई, मतलब पार्टनरशिप हो गई। तो साझेदारी यानी इलेक्ट्रॉन को इन लोगों ने आपस में बांट लिया। मतलब जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन का भी है, और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन का भी है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ? सबसे बाहर की कक्षा उतारेंगे, और हमने देखा था कि इसमें सबसे बाहर की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें सबसे बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? आदान प्रदान हो रहा था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि रासायनिक बंधन बनने के 2 तरीके हैं, एक तो साझेदारी, या तो फिर आदान प्रदान। किस चीज की साझेदारी? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। और अगर 2 अलग अलग तरीके हैं, तो इसका मतलब हम लोग आसानी से ये कह सकते हैं कि रासायनिक बंधन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से रासायनिक बंधन होते हैं? रासायनिक बंधन एक तो होगा विद्युत संयोजक बंधन। विद्युत संयोजक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत संयोजक। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम लोग उसको विद्युत का प्रवाह का होना कहते हैं। तो विद्युत प्रवाह का होना मतलब विद्युत संयोजक बंधन का मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जब होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब विद्युत संयोजक बंधन बना। और दूसरा बंधन कौन सा है? सहसंयोजक बंधन।
जिसमें साझेदारी हो रही थी, जिसमें साझेदारी हो रही थी उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंधन। तो आइए देखते हैं कि विद्युत संयोजक बंधन की परिभाषा क्या है। देखिए, रासायनिक संयोग करते समय जब परमाणु अपने सबसे बाहरी कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की स्थायी रचना प्राप्त करते हैं, इस प्रकार बने यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का उदाहरण मैंने आपको बताया ही है ना। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में जा रहा था। तो सहसंयोजक बंधन क्या है, यह भी आपको मैंने समझा दिया है कि रासायनिक संयोग करते समय, मतलब रासायनिक संयोग मतलब जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो उसको रासायनिक संयोग बोलते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको रासायनिक संयोग बोलते हैं। तो ये रासायनिक संयोग करते समय जब परमाणु अपने सबसे बाहरी कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके, साझा यानी साझेदारी करके, आपस में बांटकर अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की स्थायी रचना प्राप्त करते हैं, इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, ठीक है। तो पानी में भी सहसंयोजी बंधन हमें देखने को मिलता है। तो रासायनिक बंधन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। और रासायनिक विद्युत संयोजक बंधन की परिभाषा क्या है, इधर दिख रही है, और सहसंयोजक बंधन की परिभाषा क्या है, इधर हमें दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत संयोजन बंधन क्या है ये हमें समझना है। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि विद्युत संयोजन बंधन में क्या हो रहा था। विद्युत संयोजन बंधन में इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरे जगह में, मतलब एक परमाणु से निकल के दूसरे परमाणु में जा रहा था, जिसके कारण आयन बन रहे थे, और आयन बनने के कारण बीच में आकर्षण बल तैयार हुआ, और आकर्षण बल तैयार होने के कारण ये दोनों आपस में जुड़ गए। क्या है, देखिए फिर से देख लेते हैं। सबसे बाहरी कक्षा मैंने बनाई है सोडियम की। याद करिए, सोडियम में 3 कक्षाएं होती है, लेकिन सबसे बाहर वाली कक्षा हम लोग बना रहे हैं। क्लोरीन की भी सबसे बाहर की कक्षा हमने बनाई है। सोडियम में सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग परमाणु हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को भी अलग अलग चिन्ह द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, और यहाँ पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। तो सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए इधर चला गया, और इस कारण से सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो सोडियम पर एक प्लस आवेश आएगा, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आवेश आएगा। और इस कारण से प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हमें पता है। और जैसे ही ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड का यौगिक मिल जाएगा। ये जो बंधन बना, ये है विद्युत संयोजन बंधन। तो आइए देख लेते हैं। विद्युत संयोज्य यौगिक मतलब जो भी यौगिक विद्युत संयोजन बंधन से बनेगा उसको विद्युत संयोज्य यौगिक कहते हैं। मतलब ये एक यौगिक है जो विद्युत संयोजन बंधन के कारण बना है। तो विद्युत संयोज्य यौगिक बनाने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयन बनाकर अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। NaCl एक विद्युत संयोज्य यौगिक है, और इसको बनाने वाले परमाणु कौन है? इसको बनाने वाले परमाणु सोडियम और क्लोरीन है। इन सोडियम और क्लोरीन के बीच में आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉन का, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में चला गया, जिसके कारण सोडियम का आयन बना और क्लोरीन का भी आयन बन गया। और जैसे ही सोडियम का आयन बन गया, मतलब इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गए? सोडियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 8 1,
ये वाला अगर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। मतलब सोडियम का आयन बना और उसने अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, याद कीजिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 287। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरीन ने आयन बनाकर अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त किया है, और प्राप्त करने के बाद इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बन रहा है। तो आइए अगले पॉइंट में। विपरीत आवेश युक्त आयनों के संयुक्त होकर गठित होने के फलस्वरूप विद्युत संयोज्य यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल तैयार होता है। सोडियम का जो आयन है, क्लोरीन का जो आयन है, इनमें विपरीत आवेश है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इस कारण से इनके बीच में जो बल आया उसके कारण ही एक बंधन तैयार हुआ, और ये जो बल था ये बहुत प्रबल आकर्षण बल तैयार होता है। और विपरीत आवेश युक्त परमाणुओं के बीच इस पारस्परिक आकर्षण बल के कारण, मतलब आकर्षण के कारण, विद्युत संयोजक बंधन बनता है। आगे, विद्युत संयोजन बंधन सहसंयोजन बंधन की तुलना में अधिक प्रबल होता है। मतलब जितने भी विद्युत संयोजन बंधन बनेंगे, मतलब कौन से वाले? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो बंधन है, ये बंधन क्या है? ये बंधन साझेदारी से बनी है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के बीच में जो बंधन है, वो बंधन क्या है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में जो बंधन साझेदारी के कारण बनी है, इस बंधन की तुलना में सोडियम क्लोराइड के बीच में जो बंधन विद्युत संयोजन बंधन यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए विद्युत संयोजन बंधन, याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ये हमें याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विद्युत संयोज्य यौगिकों की विशिष्टता क्या है। तो सबसे पहले विशिष्टता यानी विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहले समझिए कि विद्युत संयोज्य यौगिक, इनके भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था मतलब जितने भी विद्युत संयोज्य यौगिक होंगे, ये किस हालत में पाए जाते हैं? क्या ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यह बताया कि विद्युत संयोज्य बंधन सहसंयोजी बंधन से की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब विद्युत संयोज्य यौगिक जैसे कि NaCl, इस NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बंधन है, ये शक्तिशाली बंधन है हाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो बंधन है उसकी तुलना में। तो इस कारण से क्या होता है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल अधिक होने के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी विद्युत संयोज्य यौगिक है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि बीच में, परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक, यानी जो बल है, जो रासायनिक बंधन है, वो बहुत मजबूत होने के कारण ये लोग ठोस अवस्था में ही हमें दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं प्रकृति में। तो हमें ये समझ में आना चाहिए। यही हमारा पहली विशेषता है कि इनकी भौतिक अवस्था क्या है। साधारण तापमान तथा दबाव पर विद्युत संयोज्य यौगिक प्रायः रवादार होते हैं। रवादार मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, रवादार होते हैं तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि परमाणुओं के बीच का प्रबल आकर्षण बल। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विद्युत संयोज्य यौगिकों की भौतिक अवस्था हमेशा ठोस अवस्था में क्यों पाई जाती है, या साधारणतः ठोस अवस्था में क्यों पाई जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? आपको मैंने यहाँ पे कारण क्या बताया है
कि परमाणु के बीच का प्रबल आकर्षण बल। तो आप क्या लिखेंगे, आप इस पॉइंट को विस्तारित करेंगे। ठीक है, नोट में हर चीज आपको विस्तारित रूप से नहीं लिखनी है, आपका नोट छोटा होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट को विस्तारित करने का तरीका क्या है, आप बोलेंगे कि विद्युत संयोजी यौगिकों में परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये विद्युत संयोज्य बंधन द्वारा बने होते हैं और इसलिए साधारण तापमान तथा दबाव पर विद्युत संयोज्य यौगिक प्रायः रवादार होते हैं तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये रवादार मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी ठोस पदार्थ में परमाणु, जितने भी परमाणु हैं वो किसी एक निर्दिष्ट रूप में सजे हुए हैं, तो ऐसे परमाणु सजे होने के कारण जो ठोस पदार्थ है वो थोड़ा सा चमकीला, थोड़ा सा अलग प्रकार का समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए मिश्री के दाने या चीनी, आप देखेंगे कि मिश्री के दानों को आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वो सीधी रेखा में टूटते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी मिश्री के दाने हैं उनमें जो अलग अलग अणु हैं वो अणु आपस में ऐसे इस प्रकार से एक ही स्थिति में सजे हुए होते हैं और इसी स्थिति में सजे होने के कारण जब टूटेंगे तो वो सीधी रेखा में ऐसे ऐसे टूटेंगे और इसलिए उनकी जो सतह होती है टूटने वाली वो सीधी रेखा में होती है। तो कुछ रवादार पदार्थ के उदाहरण कैसे हैं, चीनी है, मिश्री है, हीरा बहुत मजबूत रवादार पदार्थ है। तो इस तरह के पदार्थ, कांच एक रवादार पदार्थ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी रवादार पदार्थ है उनके अंदर के अणु और परमाणु आपस में किसी निर्दिष्ट स्थिति में सजे हुए होते हैं। अगर रवादार पदार्थ नहीं है, रवाहीन है, तो परमाणु कैसे भी रहेंगे, सजे हुए नहीं रहेंगे, इधर उधर कैसे भी बैठे रहेंगे और इनको आप तोड़ेंगे तो इनकी जो सतह है वो सीधी रेखा में नहीं टूटेगी, खुरदुरी टूटेगी। जैसे कि आप एक चौक लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक, उसको आप तोड़िए तो उसकी सतह वो है वो सीधी नहीं टूटेगी, इस प्रकार से सीधी रेखा में नहीं टूटेगी, खुरदुरी रह जाएगी। तो ऐसे पदार्थ रवाहीन पदार्थ है। और जो भी पदार्थ रवाहीन नहीं है, यानी जिनके परमाणु या अणु आपस में इस तरह से ऐसे सजे हुए होते हैं निर्दिष्ट रूप में, वो रवादार पदार्थ होते हैं। तो विद्युत संयोज्य यौगिक जितने भी हैं वो रवादार होते हैं और साथ ही साथ ठोस भी होते हैं। मतलब रवादार होने वाले पदार्थ वो ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया। अब अगला गुण क्या है, अगला गुण है विद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक कैसा होगा। तो देखिए, हमने सीखा है कि विद्युत संयोजी यौगिकों में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है और अगर परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक हो गया तो वो अपनी ठोस अवस्था को बहुत देर तक बनाए रखता है। मतलब अगर आप उसमें गर्मी देते रहे तो बहुत देर लगेगी उसको पिघलने में या उसको गलने में। तो इसलिए जिस तापमान पर वो पिघलता है या गलता है उसको हम लोग गलनांक कहते हैं और ये तापमान बहुत अधिक होता है ना। तो जब भी परमाणु के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो जो ठोस पदार्थ है उसको हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी उसको गलाने में। तो यही कारण है कि जो जो भी विद्युत संयोजी यौगिक हैं इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं। गलनांक के साथ साथ क्वथनांक की बात भी कर ले। क्वथनांक मतलब होता है जिस तापमान पर पदार्थ पिघल जाने के बाद तरल अवस्था उनकी उबलने लगती है। तो आप थोड़ा सोचिए, अगर किसी पदार्थ के परमाणु के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो उस पदार्थ का गलनांक तो अधिक होगा ही, उसका क्वथनांक भी तो अधिक होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण बल अधिक है तो उतनी ज़्यादा गर्मी हमें देनी पड़ेगी उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। तो तोड़ने के लिए मतलब क्वथनांक में क्या होता है, उबलना होता है। मतलब उबल रहा है मतलब वो तरल पदार्थ से गैसीय पदार्थ, गैसीय अवस्था में बदल रहा है
और अगर गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो इसका मतलब परमाणुओं को एक दूसरे से अलग अलग दूर कर रहे हैं हम। और अगर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा हमें तापमान उसका बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब उसका क्वथनांक भी बहुत अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब गलनांक एवं क्वथनांक जो विद्युत संयोजी यौगिक है उनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि परमाणुओं के बीच का प्रबल आकर्षण बल है यहाँ पर। मतलब जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक है इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है और इसी कारण से इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। अगला गुण क्या है? अगला गुण है अच्छा विद्युत चालकता। अच्छा, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर मैं इसका जलीय घोल बना दूं तो उस जलीय घोल में हमें सोडियम के प्लस आयन मिलेंगे और क्लोरीन के माइनस आयन मिलेंगे। हमने विद्युत रसायन पढ़ते समय ये सीखा था कि जिन यौगिकों की जलीय अवस्था या गलीय अवस्था में आयन तैयार होते हैं तो इन आयनों में एक जगह से दूसरी जगह जब भी गमन करने की क्षमता आने लगती है तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो आप विद्युत रसायन वाला जो लेसन मैंने करवाया है वो अवश्य देखें। यहाँ पे फिलहाल इतना ही समझिए कि सोडियम क्लोराइड एक विद्युत संयोजी यौगिक है। मतलब इसको अगर मैं किसी जल में डाल दूं तो इसका आयन में विभक्तीकरण होगा, इसका आयनिक विश्लेषण होगा। मतलब हमें सोडियम के आयन मिलेंगे और क्लोरीन के आयन मिलेंगे और ये सोडियम का आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है कि विद्युत का बहना यानी विद्युत का चलन होना। ठीक उसी तरह से क्लोरीन भी तो आवेशित एक कण है, क्लोरीन का आयन। तो ये जो क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन के आयन को ही क्लोराइड कहते हैं, ये जो क्लोराइड है ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसका मतलब आवेशित कण एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब विद्युत का चलन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विद्युत चालकता दिखाते हैं। मतलब विद्युत संयोजक यौगिक ये जब यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होंगे? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन तो बने ही नहीं और आयन नहीं बने और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए तो इसका मतलब विद्युत का चलन नहीं हुआ। लेकिन गलीय अवस्था या जलीय घोल में यह यौगिक आयनों में विभक्त होकर विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें विद्युत चालकता भी विद्युत संयोजक यौगिकों में दिखती है। कब? जब उनकी गलीय अवस्था या जलीय घोल उन्हें हम बनाते हैं तब। अब आगे आगे की विशिष्टता क्या है? उसमें सबसे पहले घुलनशीलता। घुलनशीलता में हमें देखना है कि मान लीजिए आपने विद्युत संयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डाल दिया और पानी में डालते ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पानी में डालते ही आपको क्लोरीन और सोडियम के आयन अलग अलग इस तरह से विश्लेषित यानी टूटते हुए अलग अलग होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नमक को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा। वो सोडियम और क्लोराइड के आयन में अलग अलग होकर पूरा पानी में घुल जाता है। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को किसी अल्कोहल में डालेंगे, अल्कोहलिक पदार्थ में डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो नमक है ये इसमें घुल नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये है कि पानी जो है, पानी एक अकार्बनिक घोल है, अकार्बनिक घोलक। पानी अकार्बनिक घोलक है और अल्कोहल ये पानी है और ये अल्कोहल है और ये कैसा घोलक है? ये कार्बनिक घोलक है। हमें ये देखने को मिलता है कि विद्युत संयोज्य यौगिक
अकार्बनिक घोलकों में पूरी तरह से घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक घोलकों में ये घुल नहीं पाते हैं, ये ऐसे ही अणु के रूप में घूमते रहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा जो अगला गुण है घुलनशीलता, उसमें हमें देखने को मिलता है कि विद्युत संयोजी यौगिक अकार्बनिक घोलकों में जैसे कि जल घुलनशील होते हैं, तथा कार्बनिक घोलकों में जैसे कि अल्कोहल इनमें अघुलनशील होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अकार्बनिक घोलकों में मैंने आपको बताया था, जैसे कि पानी में अगर आप डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जा रहा था, तो ये आयनों में विभक्त होकर घुल जाते हैं, जबकि कार्बनिक घोलकों में यह आयनों में विभक्त नहीं हो पाते। अगला देखिए, सोडियम क्लोराइड बनते समय यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में गया था, तो सोडियम का आयन बना और क्लोराइड का आयन बना, और फिर इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बना, फिर जाके ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब जब ये दोनों आयन बन गए, इन दोनों के बीच का पारस्परिक आकर्षण बल, इस आकर्षण बल की क्या कोई दिशा होगी? तो आपको कहना है कि इस आकर्षण की कोई दिशा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो आकर्षण बल लगाएगा, पारस्परिक आकर्षण बल, और सोडियम जो पारस्परिक आकर्षण बल लगाएगा, वो चारों तरफ एक बराबर होगा। मतलब सोडियम अपने चारों ओर के जहां पे भी क्लोराइड के आयन नजर आएंगे, वो उसको एक ही तरह से अपनी ओर खींचेगा। ठीक उसी तरह से क्लोराइड अपने चारों ओर जहां भी सोडियम के आयन नजर आएंगे, उसको एक ही तरह से अपनी ओर खींचेगा। मतलब आकर्षण बल की कोई निर्दिष्ट दिशा यहां पर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो आकर्षण बल बना विद्युत संयोजी यौगिकों में, वो एक अदैशिक राशि है। विद्युत संयोजी यौगिकों के बंधन विपरीत आवेश युक्त आयनों से बनते हैं, जिनका पारस्परिक आकर्षण बल प्रत्येक दिशा में कार्यकारी होता है। मतलब मैंने आपको बताया था, सोडियम का जो आयन बना, ये हर तरफ से क्लोरीन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरफ से खींच रहा है, इस तरफ से नहीं खींच रहा है। ठीक उसी तरह से क्लोराइड का जो आयन बना, वो भी हर तरफ से सोडियम के आयन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी कोई निर्दिष्ट दिशा ना होने के कारण विद्युत संयोजी यौगिकों के बंधन अदैशिक राशि होते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत संयोजी यौगिकों की सारी विशिष्टताएं हमने सीखी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सहसंयोजन बंधन में अष्टक एवं द्वैत नियम क्या है। सबसे पहले द्वैत नियम वाली बात करते हैं। कुछ नहीं, ये दोनों ही हम लोग सीख चुके हैं, बस हमें नाम नहीं पता था। देखिए, हाइड्रोजन गैस बनते समय क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस बनते समय हाइड्रोजन जिसकी इकलौती कक्षा होती है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन जिसमें भी उसी तरह से एक ही कक्षा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ साझेदारी में जाते हैं और ये मान लेते हैं कि जो दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो मेरा है, और दूसरा हाइड्रोजन भी वही मानता है कि जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो मेरा है। इस प्रकार से ये हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? इसकी इकलौती कक्षा जो कि पूरी तरह से भरी हुई होती है दो इलेक्ट्रॉनों से। यहां पर हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को अपना रखा, दूसरे को भी अपना माना, तो मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपना लिया। ये जो घटना घटी, यही द्वैत नियम है। मतलब इसने हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करके स्थायित्व पाई है। अब अष्टक नियम की बात करते हैं। मान लीजिए उदाहरण है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन गैस ना लेकर
लेते हैं, जल का उदाहरण लेते हैं। देखिए जल में क्या है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, और हम लोग सिर्फ बाहर की कक्षा को उतार के दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा, हाइड्रोजन की बाहर की कक्षा और इधर हाइड्रोजन की बाहर की कक्षा। अब आगे देखिए, इस हाइड्रोजन के बाहर की कक्षा यानी जो एक ही कक्षा, इकलौती कक्षा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दिया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हमने इस प्रकार बिंदु के रूप में दिखाया है, और ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन की से अलग एक परमाणु है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों को हम अलग तरीके से दिखाएंगे इस तरह से। तो बाहर की कक्षा, ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जब जल बनेगा तो ये ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा, ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ करेगा, और इस कोशिश में क्या हो गया, ऑक्सीजन ने क्या माना कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मेरा है। और साझेदारी है, साझेदारी है मतलब हाइड्रोजन भी क्या मानेगा, ये तो मेरा है ही, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी मेरा है। तो हाइड्रोजन का द्वैत नियम के आधार पर हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास उसने पा लिया। अब इधर देखिए, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में चला जाएगा, और फिर से ऑक्सीजन क्या मानेगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मेरा है। साथ ही साथ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या मानेगा, ये तो मेरा अपना इलेक्ट्रॉन है ही, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मेरा अपना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन ने द्वैत नियम के आधार पर दोनों ने हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त किया है। ऑक्सीजन ने क्या किया है, देखिए, ऑक्सीजन आपके पास सॉरी, ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा में 6 होते हैं, 4 5 6। अब देखिए, गिन के देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में गए हैं। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, देखिए, ऑक्सीजन अपने ये 6 इलेक्ट्रॉनों को तो अपना मानेगा ही, 1 2 3 4 5 6। इस 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को भी अपना मानेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना माना, तो 7। इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसने अपना माना, तो और एक हो गए, तो कुल मिला के 8। मतलब ऑक्सीजन के अपने पास तो 6 थे, और साझेदारी के तौर पर उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को भी अपना मान लिया। तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया वो हो गया 2,8 का। पहली कक्षा भरी थी, अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके, तो 2,8 का इलेक्ट्रॉन विन्यास उसने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ने स्थायित्व प्राप्त किया अष्टक नियम से, तो हाइड्रोजन ने स्थायित्व प्राप्त किया द्वैत नियम से, और ऑक्सीजन ने स्थायित्व प्राप्त किया अष्टक नियम से। तो सहसंयोजन बंधन में हम अष्टक नियम और द्वैत नियम को कैसे देखेंगे, सहसंयोज्य यौगिकों में परमाणुओं का संयोजन कैसे होता है। संयोज्य यौगिकों में परमाणुओं का संयोजन संयोज्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी या सहभाजन द्वारा होता है। ठीक है, संयोज्य इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, संयोज्य इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है। तो सहसंयोज्य यौगिकों के परमाणु संयोजन किस तरह से बनाते हैं, परमाणु आपस में इकट्ठा कैसे हो रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इकट्ठा कैसे हुए थे, इनके संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी और सहभाजन द्वारा ये आपस में इकट्ठा हुए थे।
इस प्रकार बनने वाले बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो ये आपके लिए सहसंयोजी बंधन की परिभाषा हो गई। सहसंयोजी बंधन कहते हैं जो अष्टक नियम एवं द्वैत नियम द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये जो बंधन ये किस प्रकार से बना, या तो अष्टक नियम से बना या तो फिर द्वैत नियम से। यहाँ पे द्वैत नियम से बना, और यहाँ पे मतलब जल में ये कैसे बना था, जल में ये बना था द्वैत नियम और अष्टक नियम दोनों से बना था। 4, 5 और ये 6, इधर हाइड्रोजन। तो देखिए इधर एक साझेदारी हो गई, तो इन दोनों के बीच द्वैत नियम से हाइड्रोजन को स्थायित्व प्राप्त हो गया। इधर साझेदारी हुई तो द्वैत नियम से हाइड्रोजन को स्थायित्व प्राप्त हो गया। और अष्टक नियम के आधार पर इसके पास पहले से 6 थे, साझेदारी में यहाँ से एक मिल गया और इधर से भी एक मिल गया, तो अष्टक नियम से ऑक्सीजन को स्थायित्व प्राप्त हो गया। तो इस तरह से सहसंयोज्य बंधन अष्टक नियम तथा द्वैत नियम से बनते हैं। अब अष्टक नियम क्या है? जिस प्रक्रिया में सहसंयोज्य यौगिकों में उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अपने सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाकर निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उसे अष्टक नियम कहते हैं। द्वैत नियम, जिस प्रक्रिया में सहसंयोजी यौगिकों में उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अपने सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन लाकर निकटतम निष्क्रिय गैस यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उसे द्वैत नियम कहते हैं। तो आगे, सहसंयोजी बंधन विद्युत संयोजी बंधन की तुलना में कम प्रबल होता है। हमने ये पहले ही पढ़ा है कि सहसंयोजी बंधन और विद्युत संयोजी बंधन में आप तुलना करेंगे तो सहसंयोजी बंधन वो हमेशा कम शक्तिशाली या कम प्रबल आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, संयोज्य बंधन की विशिष्टताएं। विशिष्टताएं में सबसे पहले तो भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था में याद कीजिए, अभी तो हमने देखा कि सहसंयोजन बंधन और विद्युत संयोजन बंधन इन दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? विद्युत संयोजी बंधन सबसे ज़्यादा, विद्युत संयोजी बंधन शक्तिशाली है। तो मतलब सहसंयोजी बंधन कम शक्तिशाली है। तो अगर भौतिक अवस्था के बारे में देखें तो विद्युत संयोज्य बंधन के द्वारा बने जितने भी यौगिक थे ये हमेशा हमें ठोस रूप में मिलते हैं, लेकिन भौतिक अवस्था अगर सहसंयोजी बंधन का देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये या तो हमें ठोस अवस्था में मिलेंगे, या तो हमें तरल अवस्था में मिलेंगे, या तो फिर गैसीय अवस्था में मिलेंगे। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जितने भी सहसंयोज्य बंधन से बने यौगिक है वो ठोस अवस्था में मिलते हैं, वे सारे के सारे ठोस तो होते हैं लेकिन नरम भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है घी। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा एक उदाहरण है, मान लीजिए जैसे कि हमारा पेट्रोलियम जेली जो हमें मिलता है वो भी सहसंयोजी यौगिक है। जैसे कि पेट्रोलियम जेली, जैसे कि क्रीम वगैरह, पेट्रोलियम वैसलीन जिसको हम लोग वैसलीन के नाम से जानते हैं, वो एक पेट्रोलियम जेली है। तो ये सारे के सारे नरम ठोस पदार्थ हैं। अच्छा, और एक चीज़, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी तेल हैं, पेट्रोलियम की चीज़ें जितने भी तेल हैं, जैसे कि हमारे घर का नारियल तेल ठंडी के दिनों में जम जाता है। तो ठंडी के दिनों में जम जाता है तो वो ठोस तो होता है लेकिन वो नरम भी होता है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि सहसंयोज्य यौगिक जो बंधन दिखा रहे हैं, यानी सहसंयोजन बंधन से बने हुए यौगिक,
ये सारे के सारे ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये बंधन कम शक्तिशाली है तो ठोस अगर बना भी लें तो भी वो नरम ही होते हैं। या तो फिर वो तरल अवस्था में मिलेंगे या तो फिर वो गैसीय अवस्था में मिलेंगे। तो भौतिक अवस्था इनकी अधिकांश सहसंयोजी यौगिक गैस या तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जो सहसंयोजी यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वे नरम होते हैं। कारण क्या है? कारण सहसंयोजन बंधन विद्युत संयोजी बंधन जितना प्रबल नहीं होता। अगला अगला गलनांक और क्वथनांक। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर सहसंयोजन बंधन कम शक्तिशाली है, कम प्रबल है विद्युत संयोजन बंधन की तुलना में, तो जितने भी सहसंयोजी यौगिक है उनका गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में तो कम ही होगा। तो बात तो यहाँ पर साफ हो गई कि ये जो सहसंयोजी बंधन है ये कम शक्तिशाली होने के कारण जितने भी सहसंयोजी यौगिक है इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में। तो गलनांक तथा क्वथनांक, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, काम नहीं, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सहसंयोजन बंधन विद्युत संयोजी बंधन जितना प्रबल नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है घुलनशीलता। मैंने आपको सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी यौगिक की विशेषताएं अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये लोग, अब ध्यान से देखिए, हम क्या देख रहे हैं? घुलनशीलता। विद्युत संयोजी यौगिकों के बारे में भी हमने यही पॉइंट देखे थे और वहां पर विद्युत संयोज्य यौगिकों की घुलनशीलता के बारे में क्या सीखा था, पहले वो याद कर लेते हैं। उसकी घुलनशीलता के बारे में क्या सीखा था? विद्युत संयोजी यौगिक घुल जाते हैं किनमें? अकार्बनिक यौगिकों में। अकार्बनिक यौगिकों में विद्युत संयोजी यौगिक घुल जाते हैं और कार्बनिक यौगिकों में ये नहीं घुल पाते हैं। यौगिकों में ये नहीं घुल पाते हैं। यहां पे घुल जाएंगे, यहां पे नहीं घुलेंगे। सहसंयोजी यौगिक में ठीक इसका उल्टा होगा। तो मतलब आपको केवल एक ही याद रखना है, दूसरे का उलट देना है। मतलब सहसंयोजी यौगिक कहाँ घुलेगा? सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक घोलकों में घुलेगा। कार्बनिक घोलक में अगर आप सहसंयोजी यौगिक को डालेंगे तो ये घुल जाएगा, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में अगर ये डालेंगे, सहसंयोजी यौगिकों को डालेंगे, अकार्बनिक घोलक में अगर आपने सहसंयोजी यौगिक को डाला तो ये नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब सहसंयोजी यौगिकों की घुलनशीलता को देखना है। हम कहेंगे सहसंयोजी यौगिक अकार्बनिक घोलकों में, जैसे कि जल में, अघुलनशील है। ठीक है, अघुलनशील है किनमें? अकार्बनिक यौगिकों में। परंतु कार्बनिक घोलकों में ये, जैसे कि अल्कोहल में, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप दोनों में से किसी एक को याद रखिए और दूसरे को उलट दीजिए। तो याद रखिए या तो विद्युत संयोजी यौगिक को या तो फिर सहसंयोजी यौगिक को, बाकी का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले विशिष्टता देखते हैं। अगली विशिष्टता है विद्युत चालकता। अच्छा, विद्युत चालकता, सहसंयोज्य यौगिक
जितने भी हैं, ये लोग जल में अगर सहसंयोज्य यौगिकों को जल में अगर घोल दिया जाए तो आयन नहीं बनेंगे, ये आयन नहीं बनाते हैं। अब आप बताइए, अगर आयन नहीं बन रहा है तो आवेश भी तो नहीं आ रहा है कहीं से, और आवेश ही नहीं है तो विद्युत कहाँ से चलेगा, विद्युत का चलन कैसे होगा, विद्युत चलन होना संभव नहीं है। इसका मतलब सहसंयोज्य यौगिक जलीय अवस्था, जलीय घोल तथा गलीय अवस्था में ये आयन नहीं बनाते हैं, तो इसका मतलब ये विद्युत के क्या है, कुचालक हैं। तो विद्युत चालकता, सहसंयोज्य यौगिक विद्युत अविश्लेष्य है, मतलब ये लोग आयन नहीं बनाएंगे, ये लोग आयनों में नहीं बट रहे हैं, तो अतः इनकी गलीय अवस्था या जलीय घोल में आयन उपस्थित नहीं होते, इस कारण यह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये हमने विशिष्टताएं सीख ली, और अब हम देखेंगे विद्युत संयोज्य यौगिक तथा सहसंयोज्य यौगिक में अंतर। सबसे पहले विद्युत संयोज्य यौगिक, देखिए हमने विशिष्टताएं सीख ली तो अंतर बहुत आसान है, आप आराम से समझ जाइएगा। विद्युत संयोज्य यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सहसंयोजी यौगिक ठोस, तरल तथा गैसीय तीनों अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब अगली अवस्था देखिए, विद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक क्या था, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में अधिक हुआ करता है। तो जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक है, इनका गलनांक क्वथनांक सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में अधिक होगा। इसी बात को पलट दीजिए, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक विद्युत संयोज्य यौगिकों की तुलना में कम होता है। अगले पॉइंट में आइए, इनकी गलीय अवस्था तथा जलीय घोल में आयन बन रहे थे, इस कारण से विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक जो कि आयन नहीं बनाते हैं, तो उनकी जलीय घोल या गलीय अवस्था विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, यह अकार्बनिक घोलकों में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कौन किस में घुलनशील है। विद्युत संयोजी यौगिक अगर अकार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं, तो इसका ठीक उल्टा आपको यहाँ पे मिलेगा कि यह कार्बनिक घोलकों में घुलनशील तथा अकार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं। तो इस तरह से अंतर विशिष्टताओं पर पूरी तरह से निर्भर करता है, और अगर आपको विशिष्टताएं पता है तो अंतर पता होंगे, और अंतर पता है तो विशिष्टताएं पता होंगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा भाग 1 समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।